पहले बार में मैथ्स फेल हुआ, दूसरे बार मैथ्स पास किया लेकिन जीएटी फेल हो गया। फिर तीसरे बार क्या हुआ कि तीसरे बार में मैंने सोचा कि सितंबर में है, अब इस बार दोनों ही पास, पिछले बार से एक एक हो रहा है, इस बार दोनों ही पास कर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, दोनों ही फेल हो गया। और फिर से ओवरऑल फेल हो गया। अब तो मतलब घर वाले भी, अब मतलब घर वाले सोचने लगे थे कि ये हो सकता है इसकी किस्मत में ही ना हो, जुट्टे हाथ पैर मार रहा है, इसको कहीं और इंजीनियरिंग वगैरह में ही ट्राई करना चाहिए। सर मतलब जो आदमी का पैशन और डेडिकेशन होता है, उसके लिए आदमी फिर फेलियर नहीं देखता, वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है, तो फेलियर बस प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। ये मतलब चीजें मतलब कि किताबों से नहीं पढ़ी, ये आदमी के माइंडसेट में चली जाती हैं। तो कभी कभी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम इतने इंटेलेक्चुअल कैसे हो। 12 फ्रेशर हो चुके थे ऑलरेडी, अब मेरे को लगा कि अब मेरा कहानी खत्म है, क्योंकि 12 फ्रेशर हो गए और रेशियो जो चल रहा है इनका ग्रुप वाइज सिलेक्शन का, अब हो गया मेरा काम डन। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि चेस्ट नंबर 38 ऑल्सो, तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है। निकले अब 10 बार जो 10 फेलियर्स देखे वो खत्म हुआ। क्या होता था कि बंदे डिस्कस तो करते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट को रिपीटेडली बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसका फिर कोई असेसमेंट नहीं है। जितना आदमी सिंप्लिसिटी, जेन्युइन, ऑनेस्ट, उतना उसका पाथ इजियर रहता है, क्योंकि उनके साथ खेलोगे तो फिर वो आपके साथ खेल जाएंगे। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट जयंत पांडे। जयंत पांडे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये लौंडा 4 बार एनडीए रिटर्न फेल हुआ, ठीक है। जस्ट टू क्लियर इज एनडीए रिटर्न एंड एसएसबी इन हिज 5th अटेम्प्ट। और उससे पहले 6 एसएसबी भी ये स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, ठीक है, टीएस और नेवी 10+2 में, ठीक है। 5th अटेम्प्ट में एनडीए को जोश चढ़ा, रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया, और जोश चढ़ा आर्मी टीएस का भी रिकमेंड हो गया। अगले महीने लौंडे का नेवी 10+2 की एसएसबी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट कि तू थैंक यू। ट्राइफेक्टा अचीव करे, ग्रैंड स्लैम तीनों में थैंक रिकमेंड हो, ठीक है। यस। रिटर्न स्कोर इसका तकरीबन 350 के आसपास है। और मेडिकली तो फिट है यस। निसब के लिए। इन वन गो। बस फिर इफ यू आर फिट फॉर ऑल, होपफुली यू विल गो टू एकेडमी, होपफुली, ठीक है। यस। तो ही इज आल्सो स्टूडेंट ऑफ अफपा। अफपा हम्म। इज 186 से ज्यादा बच्चे पिछले कोर्स में भेज चुके हैं, एंड दिस टाइम आल्सो सेंचुरी को क्रॉस कर चुके हैं। दे आर आइंग डबल सेंचुरी, सो fingers crossed. And also they are long time partners. Link and number is in description, do check them out. लाइव Q&A चल रहा है आजकल उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, देख लेना, तुम्हारा फायदा हो सकता है। वी विश यू ऑल द बेस्ट भाई, एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस जयंत थैंक यू सर। फॉर गेटिंग रिकमेंडेड। इतने सालों का स्ट्रगल है तेरा, एंड 5th अटेम्प्ट में 4 बार तूने, भाई तू 4 बार जब तू फेल हुआ और 6 बार एसएसबी में फेल हुआ, तो फिर मतलब उस समय हाउ आर यू कोपिंग विद द फेलियर्स? सर मतलब जो आदमी का पैशन और डेडिकेशन होता है, उसके लिए आदमी फिर फेलियर नहीं देखता, वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है, तो फेलियर बस प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। ये मतलब चीजें मतलब कि किताबों से नहीं पढ़ी, ये आदमी के माइंडसेट में चली जाती हैं। तो कभी कभी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम इतने इंटेलेक्चुअल कैसे हो। हम बोले टाइम आएगा तो पता चल जाएगा तुम्हें कैसे इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। गुड यार, गुड। अच्छा, जयंत के फादर इज सर्विंग इन द यूपी पुलिस, यस सर। ठीक है। तो भाई तू क्यों पुलिस का, तेरे को वो नहीं था शौक आईपीएस या मतलब पीसीएस के थ्रू मतलब जाने का? व्हाई आर्मी? सर
पहली बात तो फादर को यूनिफॉर्म पहनते हुए देखते हैं तो प्राउड फील होता है। तो यूनिफॉर्म का तो शौक था ही। तो अर्लीस्ट यूनिफॉर्म कैसे मिल सकता है, तो वो था एनडीए से, एनडीए या फिर टीएस। तो उसके लिए मतलब कि पूरा जान लगा दिया कि चलो चलेंगे यहीं पे पहनेंगे, सबसे पहले घर में सबसे पहले पहनने वाले बनेंगे। तो इसीलिए अमेजिंग सब जोश टाइम। फिर उसके बाद इसका थोड़ा शेयर कर अपने बारे में। कौन है जयंत, तेरे को क्या अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज, कौन से स्पोर्ट्स, जो जो पीआईक्यू में लिखे हो थोड़ा बताओ ऑडियंस को, ठीक है? अच्छा। बिकॉज आई वांट देम टू नो कि बड़े नॉर्मल लोग ही होते हैं जो रेकमेंड होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। मतलब अभी रेकमेंड होने से पहले सबको लगता है यार ये रेकमेंड होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नॉर्मल लोग हैं, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आजकल। तो थोड़ा बता यार ऑडियंस को। सर मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो मतलब प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है वो 2011 से 2023 तक वाराणसी में ही हुआ। और उसके बाद से मैंने अपना 12th पास किया था 2022 में, और मेरे 12th में परसेंटेज थे 85%। आफ्टर दैट आई गेव माय फर्स्ट रिटन ऑफ एनडीए इन 2021, in November 2021, in which I failed. And after that I made my plan to give it again. तो फिर से मैंने अप्रैल में अपने बोर्ड्स एग्जाम के साथ ही फिर से एनडीए का पेपर दिया। सोचा कि इस बार बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी है, अब तो निकल जाएगा गारंटीड। तो मैं फिर से फेल हो गया, क्योंकि उसमें मतलब ओवरऑल मतलब जीएटी फेल, मैथ्स पहले वाले में मैथ्स फेल हुआ, दूसरे वाले मैथ्स पास किया लेकिन जीएटी फेल हो गया। फिर तीसरे बार क्या हुआ कि तीसरे बार में मैंने सोचा कि सितंबर में है, अब इस बार दोनों ही पास, पिछले बार से एक एक हो रहा है, इस बार दोनों ही पास कर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, दोनों ही फेल हो गया। और फिर से ओवरऑल फेल हो गया। और फिर चौथे अटेम्प्ट में ओवरऑल फेल होगा। थर्ड अटेम्प्ट में मतलब मैथ्स भी नहीं क्लियर हो पाया था, जीएटी भी नहीं क्लियर हो पाया था, तो ओवरऑल कहाँ से हो पाता। और उसके बाद से फिर मतलब थोड़ा डिसअर्टेंड हो गया था कि मतलब जो करना है लाइफ में उसी को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो बाकी क्या ही काम करेंगे। और ऊपर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ थी नहीं, बस अपना स्कूल में किक बॉक्सिंग करते थे थोड़ा बहुत, और स्कूल लेवल से ही खेल लिया था एक जगह पे। ये कौन सा स्कूल है जहाँ किक बॉक्सिंग हो रही है? सर बनारस में हम लोग का स्कूल था, उसी में बेसिक हॉबी था बॉक्सिंग, हॉबी पीरियड्स चलते थे, मतलब रेगुलरली चलते थे, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। पर बाकी मैं बोलने में माहिर था, अपना पब्लिक स्पीकिंग वगैरह होता था, चाहे डिबेट वगैरह होता था, चाहे स्कूल में कभी एंकरिंग वगैरह करना पड़ गया, तो एक लड़का है जयंत पांडे, उसको बुलाओ, वो अच्छा बोल लेता है, कॉन्फिडेंस है थोड़ा। तो हम बोले चलो ये काम है, मैं ठीक था। और उसके बाद से फिर लगा कि इतना सब बढ़िया है, लेकिन तब भी नहीं रिटर्न निकल रहा है, ये क्या बात हो गया। फिर क्या हुआ कि नेवी टेक 2022 में अगस्त में मैंने नेवी टेक के लिए अप्लाई किया था, और उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद से बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम डायरेक्ट एंट्री सही, लेकिन अब कम से कम यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला, अंदर घुस जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अक्टूबर में मैं नेवी टेक देने गया। आफ्टर दैट 11 अक्टूबर को मैं हो गया कॉन्फ्रेंस आउट। उस दिन मेरे को मतलब कि एक जलील मतलब फील हुआ कि कैसे बाहर निकल गया, मतलब थोड़ा भी नहीं। और मतलब कि उस दिन मतलब एक आदमी को पर्टिकुलर एम मिल गया कि करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कुछ और नहीं करेंगे, बाकी देखेंगे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले तो यही करेंगे, और अगले अटेम्प्ट में ही करेंगे। तो फिर पहला अटेम्प्ट अक्टूबर को, मतलब हार्डली बाद इलाहाबाद में पीएस का। पीएस में मैं गया फुल कॉन्फिडेंस, पहली बार रिपीटर्स देखा था, पूरी बुद्धि सटक गई कि क्या चल रहा है। उसमें मैं हो गया स्क्रीन आउट। तो फिर लगा चलो चलो, नया एक्सपीरियंस था रिपीटर्स के साथ, अगली बार जाएंगे रिपीटर्स के ग्रुप में, तो फिर वहां पे गारंटी गो थ्रू कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट मेरा एसएसबी पड़ा फिर से टीएस का, मार्च में, मार्च 2023 भोपाल में। उसमें क्या हुआ कि बस 80 बंदों की रिपोर्टिंग की और 13 रिपीटर्स आए थे। 13 रिपीटर्स में से 10 रिपीटर्स स्क्रीनिंग हुए थे, 3 नहीं हुए थे। 3 में मैं था। मेरे को लगा ये क्या चल रहा है, हमको लगता है आर्मी वाले मेरे को पसंद नहीं करते हैं, मेरे को आर्मी में ही जाना है। तो चल क्या रहा है भाई। फिर लगा कि चलो ठीक है, अब 15 दिन बाद फिर से नेवी टेक का है विशाखापट्टनम, वापस नेवी वाले मेरे को पसंद करते हैं, वो मेरे को स्क्रीनिंग कर लेंगे। मैं फिर गया विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में फिर से इलाहाबाद की यादें ताजा हो गई। इतना गंदा ग्रुप, इतना गंदे रिपीटर्स। मैं फिर स्क्रीन आउट हो गया, 3 लगातार स्क्रीन आउट। मतलब घर वाले बोल रहे थे साला तुम 2 दिन ट्रेवल करके जाते हो, और उसके बाद से वहां पे 5,000 के होटल में रहते हो, और स्क्रीन आउट होके चले आते हो, ये क्या चल रहा है। एनडीए का फिर से रिटर्न, चौथा अटेम्प्ट। मैंने सोचा था कि
एक बार रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो पक्का करेंगे। और इसी डेडिकेशन से अप्रैल का रिटर्न की बहुत अच्छे से तैयारी की। उसमें क्या हुआ कि मेरा फिर से 5-10 नंबर से रह गया। और मतलब कि एकदम एकदम ओवरऑल मतलब ओवरऑल रह गया। ओवरऑल 5-10 नंबर, मतलब एक हाँ दो तो क्वेश्चन की गाइस फॉर योर रेफरेंस, एक ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, ठीक है, हाँ, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पे मत सेक्शन कट ऑफ में नहीं जाना। चलना। जैसे इसका फर्स्ट में मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ मिस हुआ, सेकंड में जीएटी का मिस हुआ, थर्ड में इसके दोनों का नंबर ही सब में ही मिस हो गया, और फिर फोर्थ में इसका ओवरऑल कट ऑफ मिस हो गया, ठीक है। तो मतलब ये ओवर सीन इट ऑल, ये सीन इट ऑल, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल कट ऑफ मिस हो गया। अब तो मतलब घर वाले भी अब मतलब घर वाले सोचने लगे थे कि ये हो सकता है इसकी किस्मत में ही ना हो, जुट्टे हाथ पैर मार रहा है, इसको कहीं और इंजीनियरिंग वगैरह में ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम सोचे थे कि नहीं, करेंगे तो यही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो फिर से मैंने टीएस के लिए अप्लाई किया। और टीएस के लिए मैं गया जालंधर। और जालंधर के जाने से 3 दिन पहले मेरा रिटर्न का पेपर था, और मैंने सोचा अभी तो इसमें रिटर्न है, तो इससे बढ़िया एक हाथ में एसएसबी और रिटर्न है, तो एक काम करते हैं, पूरे एसएसबी की अच्छे से तैयारी करते हैं, और रिटर्न का बस ओवरऑल सुपरफिशियली देख लेंगे। पिछली बार जो गलती था कि मतलब कि मैथ में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो डर के मारे कि कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, और हुआ भी वही। कम अटेम्प्ट करता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और दिस इज योर लास्ट एनडीए अटेम्प्ट, हाँ, फिफ्थ अटेम्प्ट। दिस इज माई लास्ट एनडी अटेम्प्ट। अच्छा, एज में भी यू आर लकी दैट वे कि तेरे को एक अटेम्प्ट और मिल गया, जनरली 4 मिलते हैं, 3 या 4। जनरली हाँ, तो एक। हाँ और जिनको मिलते भी हो उनको अवेयरनेस नहीं रहती, तो अप्लाई नहीं करते। उनको लगता है पूरा 12th पास कर लिया, हाथ में रिजल्ट आ गया तब करेंगे। तो उन्हें नहीं, हाँ। तो उनके लिए भी एक डीमेरिट होता है। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि हाथ में एक एसएसबी है और एक रिटर्न भी है, तो काम करते हैं, एसएसबी की तैयारी करते हैं, रिटर्न सुपरफिशियली देखेंगे। और इस बार डरेंगे नहीं, जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही करेंगे और करके चले आएंगे। क्योंकि 4 फेलियर हो गया, होगा किस्मत में तो मिलेगा, उतना ही क्वेश्चन करने से, ज्यादा हाथ पर मारने से, बुद्धि लगाने से, चतुराई दिखाने से कोई फायदा नहीं है। जितना आएगा उतना करके शांति से वापस चले आएंगे। तो हुआ यही, बिना एक्सपेक्टेशन के गया। मैथ्स में हार्डली 50-55 क्वेश्चन किए, और उसके बाद से वापस आ गया। और जीएटी में भी मैंने लगभग 100 क्वेश्चन मार दिए, और मैं पेपर देके वापस आ गया। ट्रेन पकड़ी, जालंधर गया। जालंधर में पूरे प्रिपरेशन के साथ गया था। और पहली बार में रिपीटर्स के साथ स्क्रीनड इन हुआ, मतलब कि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, लेकिन मैं दूसरी बार स्क्रीनड इन हुआ था। तो खुशी इतनी ज्यादा थी कि 3 लगातार स्क्रीन आउट के बाद स्क्रीन इन हो गए, कि मतलब उसी खुशी में अगले दिन सुबह सुबह साइकोलॉजी थी, पूरा चौपट कर दिया। और उसके बाद से जीटीओ में 8-8 9 9 बार के रिपीटर्स देखे मैंने। तो मतलब इंस्ट्रक्शन देते थे और मैं फॉलो करता था एज अ लेबर, कि चल तू भाई फट्टा उठा, तो मैं फट्टा उठाता था। बोलते थे इधर बांध, तो मैं इधर बांधता था। मेरे को लगता था मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन वो इट वाज नॉट अ कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन वो कि आप आइडिया भी दो। और आइडिया मेरा जीरो लेवल, जीरो। मैं बस बोलता था कि रस्सी को ऐसे मत बांध, रस्सी को इधर से बांध, ये मेरे लेवल का आइडिया था। तो उससे मेरे को लगा कि अब तो हो गया गोबर। और कॉन्फ्रेंस में घुसा तो मतलब उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी बस मेरे को चेयर पे बैठाया, और चेयर पे बैठाने के बाद से बोला जा, तेरा हो गया कॉन्फ्रेंस। मैं बाहर आया तो लगा कि या तो ये क्लियरली इन हूँ, लेकिन या तो क्लियरली आउट हूँ। क्लियरली इन इसलिए लग रहा था कि प्रिपरेशन बहुत मेहनत से की थी, और आउट इसलिए लग रहा था कि खुशी खुशी में सब चौपट कर दिया था। तो फिर रिजल्ट आया, फिर कॉन्फ्रेंस आउट। तो घर वाले बोले चलो ठीक है, स्क्रीनिंग होने का तुमको ट्रिक पता लग ही गया है, तो अगली अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग हो जाओगे तो फिर से वो गलती मत करना, तो अगली बार गारंटीड हो जाओगे। फिर मेरा 15 दिन बाद फिर से पड़ा भोपाल में नेवी टेक के लिए। वहां पे मैं गया, उसी ट्रिक पे काम किया, और मैं फिर से हो गया स्क्रीन आउट। और मतलब लग रहा था कि अब क्या ही चल रहा है। साला एक तो रिटर्न भी नहीं निकल रहा है, एसएसबी भी नहीं निकल रहा है। मतलब एकदम लाइफ के डाउन फेस पे थे। और एक तो अपने को एकेटीयू के कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसके भी काउंसलिंग शेड्यूल वो पोस्टपोन हुए जा रही थी कि इस साल होगी भी नहीं एडमिशन। तो मुझे लगा तो दूसरा ईयर का ड्रॉप हो जाएगा। मतलब लोग क्या कहेंगे वाला सीन हो गया था। तो फिर उसके बाद से फिर 5 दिन बाद, मतलब वहां से स्क्रीन आउट हुआ मैं, 5 दिन बाद मेरा एक दोस्त है यश भटनागर, उसको मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया था। बोला था मेरे को हिम्मत नहीं है रिजल्ट देखने का, तू देख के बता दियो मेरे को। तो उसने मेरे को कॉल किया। मैं स्कूटी चला रहा था, जा रहा था मंदिर उस दिन, मतलब मंगलवार था, तो मंदिर जा रहा था हनुमान जी के दर्शन करने। तो मतलब कि उसने उसने मेरे को कॉल किया। उसका कॉल देखते ही मेरे को लगा या तो क्लियरली इन, नहीं तो आउट। गाड़ी साइड में खड़ा किया, बोला कि यस नो में आंसर देना है। तो उसने मेरे को बोला कि हो गया तेरा इस बार।
तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर घर पे फोन मिलाया तो घर वाले बोले कि देखो लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, पता नहीं कैसे। मैंने बोला कैसे नहीं, मेहनत से हुआ है। तो बोले ठीक है अबे जैसे। भाई तेरे पेरेंट्स मतलब तेरे घर वाले सैवेज है यार बहुत मतलब। वो मतलब एक क्या कहते हैं, एक बच्चा होता है मतलब जिसको बहुत लाड दुलार दो, वो सोचते हैं बच्चों को जितना लाड दुलार वो कमजोर हो जाएगा उतना मेंटली। वो मतलब आई लाइक योर पॉजिटिव थिंकिंग। नहीं नहीं, वो सही मेरे फादर ऐसे ही हैं कि मतलब कि वो चाहते ओके, हैं जितना मतलब संघर्ष मतलब कि कंफर्ट में कभी स्ट्रगल नहीं हो पाता है, तो वो वही वही करना चाहते हैं। बिल्कुल ट्रू, सो ट्रू। हाँ तो बहुत सही चीज बोली तूने, बड़ी कुछ चीजें याद आ गई मुझे अपनी कहानी में। हाँ फिर। हाँ तो उसीलिए मतलब वो थोड़ा मतलब कहते हैं कि मतलब कि जितना रूडनेस नहीं, लेकिन जितना स्ट्रिक्टनेस रहेगा, जितना डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा उतना बेटर रहता है। कोई मतलब मिसकंसेप्ट नहीं रहता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में। तो वो मेरा सीन है फैमिली में, बहुत क्लियर बात होती है, क्लियर कट। वेरी तो नाइस। कोई तो कोई अब क्या क्लियर सिंपैथी, कट बात होती है जब हाँ 2 बार रिकमेंड हो गया लड़का? हाँ हाँ, कोई सिंपैथी नहीं, नहीं मेहनत की हो तो नहीं निकला है, मेहनत की हो तो निकला है, ऐसी बात होती है। तो वो कोई सिंपैथी नहीं कि अच्छा ठीक है मेहनत करो अगले अटेम्प्ट में, बोलते हैं पढ़ाई करोगे तो निकलेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही हाथ मारते रह जाओगे। सो इतना फेलियर के बाद आफ्टर फेलिंग 4 NDA रिटर्न्स हम्म। एंड 6 SSBs, एसएसबीस तो अफ्पा गया तुम मैका ऑफ हाँ, SSB, ठीक है। अब पहले तो मेरे किसने बताया तेरे को अफ्पा के बारे में, ठीक है? मेरे एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन अफ्पा? हाँ तो मेरे को आपका के बारे में बताया था, जालंधर में ऋषिकेश मिला था मेरे को। तो वो बताया कि मैं मिशन एनडीए का स्टूडेंट हूँ, और मेरा भी सीन तुम्हारे ही तरह है, मेरा निकल नहीं रहा है। उन्होंने तो बड़ी शिद्दत सिखाया था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बोला कि हो जाएगा, सबका होगा। तो फिर हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि दिसंबर में फिर से चलेंगे, और फिर से एक बार रिवीजन मार के आएंगे। और मैं तो भाई फ्रेशर हूँ, पहली बार चल रहा हूँ, तो मैं एक बार देखूंगा कि अच्छा रियल में एसएसबी की मतलब ट्रेनिंग कैसे होती है, मतलब क्या मतलब रियल एसएसआर जो होते हैं वो क्या बताते हैं। वो तो इलाहाबाद में मैंने कर लिया, मतलब क्या ही बाई गॉड फ्रॉड मतलब जगह था वो। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी बच्चे बहुत क्या वो हो नाम था जाते। उसका? नाम नहीं लेंगे सर उसका। ओके, फिर उसके तो बाद फिर उसके बाद से फिर मतलब उसके बाद से फिर मतलब आपा गए, तो मतलब बाय गॉड वहां पे हार्डली हमको 2 मास्टर पढ़ाते थे इलाहाबाद में, यहाँ पे 18 मेंबर्स की फैकल्टी थी। मतलब समझ में नहीं आता कि यहाँ पे है कौन सा विंग कमांडर, कर्नल, कोई डीआईपीआर, कोई एक्स एसएसबी, कोई इतना ईयर एक्सपीरियंस। हम बोले चलो सही जगह पे तो आ गए कम से कम। वहां पे फिर हमको सबसे पहले मिले अशोक कुमार थम्बुराज। वो मतलब जनरली व्हाट अ साइक वांट्स ही, मतलब टोटली पूरा किताब खोल दिया उन्होंने कि क्या असली होता है। मतलब फिर उस वक्त रियलाइज हुआ कि पिछले अटेम्प्ट में मतलब फालतू का मिर्च मसाला डाल रहे थे। जितना सिंप्लिसिटी रहेगा और जितना लॉजिकल स्टोरी रहेगा उतना ज्यादा फायदा है। क्योंकि वहां पे 2 टेस्ट लेते हैं, फर्स्ट वीक में वो लोग एक प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं और दूसरे वीक में असेसमेंट टेस्ट लेते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में मतलब वही जो पिछले मतलब 6 अटेम्प्ट से कूड़ा कबाड़ा में लिखता आ रहा था वही लिखा मैंने। मतलब सारी स्टोरीज पे लो लेवल दे दिया, मतलब क्या ही लिख रहा है तू। उसके बाद से फिर से एक मतलब उसके बाद से फिर डीब्रीफिंग की क्लास हुई, बताया उन्होंने कि मतलब ये तुम लोग का प्रेजेंटेशन है, इसमें ये कर सकता है आदमी। जितना सिंप्लिसिटी रखना है, एक जगह पे राउंड नहीं मारना है कि एक ही मतलब अब उसको पानी में से बच्चे को निकालना है तो पानी में 10 बार उसको घुसा रहा है, 10 बार निकाल रहा है, ये नहीं करना है। जो बात है उसको सिंपली लॉजिक रखो और काम करो। वो स्टोरी हो, एसआरटी हो, डब्ल्यूएटी हो, कुछ भी हो। तो फिर दूसरे वाले प्रैक्टिस टेस्ट में एकदम बुद्धि खुल गई मेरी। दूसरे वाले में दिया तो दूसरे वाले में वंडरफुल परफॉर्मेंस था मेरा। तो वो फिर वहां से कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है साइक सुधर गया। और एक हम लोग के वहां पे ग्रुप कैप्टन सैंडी साहब थे। वो मतलब बहुत ही मतलब जेन्युइन आदमी, मतलब उन्होंने मतलब लोग ग्रुप डिस्कशन का मतलब जानते हैं लेकिन डिस्कशन का मतलब नहीं जानते। डिस्कशन मतलब होता ही है कि जितना लॉजिकल और वैल्यूएबल पॉइंट्स दोगे उतना ही वो डिस्कस्ड हो रहा है वो चीज। अब क्या होता था कि बंदे डिस्कस तो करते हैं लेकिन एक ही पॉइंट को रिपीटेडली बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि उसका फिर कोई असेसमेंट नहीं है। तुम जितना बोलोगे उतना तुम्हारा असेसमेंट होगा। और एक इसका मतलब ये थोड़ा है एक ही पॉइंट को बोल रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय इज राम, एंड गुड बॉय मीन्स राम। इसका कोई असेसमेंट नहीं है। राम के बारे में 3-4 क्वालिटी तो बतानी पड़ेगी, राम इज गुड बॉय, इज गुड रनर, इज गुड एथलीट। तो मतलब उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया वहां पे
कि डिस्कशन का मतलब तुम लोग समझो, ग्रुप डिस्कशन का बस मतलब मत समझो। तो मतलब कि फिर वहां से समझ में आया कि ग्रुप डिस्कशन जो बेसिक, सबसे बेसिक नीड है, जो कि स्क्रीनिंग से ही शुरू हो जाता है, उसका क्या काम है। तो फिर उसी हिसाब से फिर अपना ग्रुप डिस्कशन वगैरह में परफॉर्म किया, जीपी में परफॉर्म किया, और पीजीटी में वही रस्सी बांधने का आइडिया नहीं देना है, आगे कैसे बढ़ना है इसमें आइडिया लगाना है, कि फट्टा कहाँ पे लगना चाहिए, बल्ली कहाँ पे लगना चाहिए। तो फिर वो चीज मतलब कि बहुत आपका में हेल्पफुल था। और एक मॉक इंटरव्यू भी उन्होंने ले लिया, मतलब पहले तो उन्होंने 2-3 क्लास लिया मॉक इंटरव्यू का, कि कैजुअलनेस नहीं रखना है, थोड़ा फॉर्मल रहना पड़ता है इन सब इंटरव्यूज में। और फिर उसके बाद से फिर एक मॉक इंटरव्यू दिया, तो फिर बेटर स्लोप पे लगा हाइट। और उसके बाद से फिर बताया उन्होंने, स्क्रीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है परसेप्शन। और परसेप्शन अच्छी होगी तो स्टोरी अच्छी बन जाएगी, और स्टोरी अच्छी होगी तो आदमी कॉन्फिडेंट होगा, तो जनरली अच्छे से नरेट भी करेगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, स्टोरी खराब बन जाए तो आदमी डाउट में आ जाता है, अरे क्या स्टोरी लिख दी, नरेट हो पाएगा कि नहीं। तो नरेशन पे इफेक्ट करता है। तो फिर परसेप्शन अच्छा हुआ, स्टोरी अच्छी होने लगी, स्टोरी अच्छी होने लगी तो फिर नरेशन अच्छा होने लगा। और फिर सैंडी साहब का ग्रुप डिस्कशन का रूल पता ही था, कि डिस्कस करना है, उसमें रिपीट नहीं करनी है बातों को, अलग अलग पॉइंट्स और वैल्यूज देने हैं। तो फिर उसकी हेल्प से मतलब जनरली कोई इंस्टीट्यूट जो है वो गारंटी नहीं लेता है कि हम तुमको स्क्रीनिंग करवा देंगे, लेकिन मतलब आपका गया तो मतलब यहाँ पे लगा कि हाँ स्क्रीनिंग हो जाएंगी, अनटिल एंड अनलेस कोई ब्लंडर ना कर दे अब कोई, तो उसका बात अलग है। तो फिर मतलब कि स्क्रीनिंग हो गया मैं, और जब मैं स्क्रीनिंग हुआ तब मेरे को लगा कि दिस टाइम आई विल श्योरली मेक। और 5वें दिन 11 जनवरी को पक्का मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस होगा। उसके बाद से इतना कॉन्फिडेंस था कि आराम से रिलैक्स्ड माइंड से पूरा एसएसबी दिया। इंटरव्यूअर मतलब पूछता था कि इतना चिल क्यों हो, हम बोले सर हॉस्टल का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से चिल है। तो इंटरव्यूअर भी कई सारा सवाल पूछा। तो फिर उसके बाद से फिर चेस्ट नंबर अनाउंस हो रहा था। तो फिर बेसिकली हम लोग 2 रिपीटर्स बस स्क्रीनड इन हुए थे उसमें, और उसमें से 13 बंदे रिकमेंड हुए उस दिन, और 13 में से 12 फ्रेशर हुए। फिर जो टेक्निकल ऑफिसर जो चेस्ट नंबर अनाउंस करते हैं वो पॉज लिए, और उसके बाद से पूछे, बोले कि चेस्ट नंबर 38 ऑल्सो। तो मतलब लगा कि हाँ अब हो गया, अब मतलब कि एक पॉज आया कम से कम फेलियर्स का। ग्रेट। तो फिर उस बात पे वापस से आएंगे रिकमेंडेशन वाले पे, लेकिन थोड़ा इस पे आते हैं साइक के ऊपर। हम्म। साइक में कितने WAT SRT किए तूने, और ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? साइक में मैंने पहले तो टीएटी सारी लिख दी थी, A to Z टीएटी की, और उसके बाद से ब्लैंक स्टोरी में मतलब कि मैं बेसिकली जैसे किक बॉक्सिंग वगैरह खेलता था, तो अपनी ओके, एक उसके ऊपर तुम आ अपनी गए। एक मेमोरेबल पार्ट जो है, जो कि बहुत वंडरफुल निकला हो, उसको लिख दिया मैंने। और गुड। WAT में मैंने पूरी 60 की 60 WAT की थी, क्योंकि WAT सही करने का एक ही तरीका है, वो है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी WAT की होंगी उतनी अच्छी होंगी, क्योंकि जनरली बंदों को आइडिया तो आ जाता है, लेकिन एक तो राइटिंग स्पीड स्लो होती है, उसके बाद से फिर जो लिख के काटने की आदत होती है कि लिख दिया फिर काटा, उस चीज को एकदम अवॉइड करना पड़ता है। और वही मैंने जालंधर में किया था, इतना लिखा काटा था कि मतलब निकलते ही लगा था कि ब्लंडर हो चुका है। तो वो चीज नहीं करनी है। और एसआरटी का ये है कि एसआरटी में बेसिकली जो मेन फंडामेंटल है, जो सिचुएशन उसको पूरा करना है, बाकी आलतू फालतू चीजें नहीं करनी है। अब ट्रेन में आग लगी तो आग बुझाना फंडामेंटल है, तो उसके लिए क्या करेगा आदमी, पहले तो एक्सटिंग्विशर है उसको बुलाएगा, फायर ब्रिगेड बुलाएगा, जगह खाली कर देगा। अब उसमें कुछ होते हैं कुछ लोग कि अब बाथरूम, अब मतलब मेरे ही बैच में कुछ लोग थे, वो बाथरूम में से मग ला के पानी फेंक रहे थे और उसके बाद से फिर मतलब कि समोसे वाले का पानी उठा के फेंक रहे थे, टी स्टॉल का पानी उठा के फेंक रहे थे। तो इतना ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, आग बुझाना है, एक दो आइडिया दो आग कैसे बुझानी है, उसके बाद से आगे एसआरटी बढ़ो। तो हार्डली 2-3 एक्शंस में एसआरटी निपटानी है। और मेरे 6 अटेम्प्ट में मैंने पिछले अपने मतलब 2 कॉन्फ्रेंसेस में हार्डली 30 to 31 एसआरटीज अटेम्प्ट की होंगी, हार्डली, वो भी बहुत मुश्किल से, इतनी गंदी राइटिंग में। और इस बार मैं गया जब, तो एक तो प्रैक्टिस, ऊपर से मतलब कि बेसिक एसआरटी में करनी क्या है वो आपका वालों ने बताई अच्छे से। इस बार में मैंने मारी थी 52 एसआरटीज, मतलब सीधा 22 का जंप किया था मैंने। और फिर से ये मेरा प्लस पॉइंट हो गया। और एसडी तो ऑफकोर्स सेल्फ प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि एक तो वहां पे टाइम नहीं मिलता है लिखने का अगर प्री प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो। और अगर जितना अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा उतना ही उसके हैंड राइटिंग में भी झलक जाता है कि आदमी कितना काम्ड एंड रिलैक्स्ड है लिखते टाइम। तो वो प्री प्रिपरेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद ओके। साइक तो ऐसे निकल गया था आराम से। ओके, गुड।
एंड जीटीओ में क्या कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए तुमने? जीटीओ में मैंने टोटल 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे। ओके, और तेरा जीडी लेक्चर टॉपिक्स क्या क्या थे? अ, दोनों को कंबाइन करके बता दे तू, टीएस और एनडीए। अच्छा, तो मेरे एनडीए में पहला जीडी टॉपिक था, चाइना से रिलेटेड था कि हाउ इज चाइना अफेक्टिंग अस बाय मिलिट्री, बाय इकोनॉमी, बाय ट्रेड। अच्छा, ये ऋषिकेश वाली सिस भी है ये? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये ऋषिकेश का भी सेम टॉपिक था क्योंकि इसलिए पूछा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओके। वो एनडीए की मेरी बेंगलोर की एसएसबी की, और मेरा हाँ, बेंगलोर। वो बैंगलोर से रिकमेंड हुआ, सेम टॉपिक सेम जीटी होगा आई थिंक। हाँ, आ गया सेम तुम्हारा। हाँ, फिर? सेम था। और उसके बाद से फिर दूसरा मेरा एनडीए का दूसरा जीडी का टॉपिक था कि फिजिकली हैंडीकैप पीपल्स आर फेसिंग सम डिसएडवांटेज इन द सोसाइटी, उसके रिगार्डिंग मैंने। और लेक्चर एट के मेरे टॉपिक थे ब्रिक्स ब्रिक्स नहीं, हाँ ब्रिक्स था। और उसके बाद से मेट्रो रेल, और मैंने जो बोला था ऑनलाइन शॉपिंग, और एक और टॉपिक था मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा। और उसके बाद से फिर वहां पे टीएस में मेरा जीडी का टॉपिक था, फिर से चाइना पे मिला, प्लस पॉइंट हो गया, चाइना से रिलेटेड मिला। और दूसरा टॉपिक हम लोग को राम मंदिर से रिलेटेड मिला था, तो हमने चूज नहीं किया, थोड़ा कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्शियल था, अच्छा किया। और दूसरा दूसरा टॉपिक था हम लोग का कि स्ट्रेस हैंडलिंग बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द स्टडीज। तो इससे बेहतर, मेरे से बेहतर ये कौन जान सकता था। तो वो मैंने पूरा अपना, एक तरह से उस जीडी में मैंने पूरा अपना लाइफ रख दिया कि देखो भाई, स्ट्रेस हैंडल कैसे करते हैं, बढ़िया इस है, बढ़िया है। फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, दोस्तों का क्या रोल होता है। ये प्लस पॉइंट हो गया। और मेरा वहाँ पे लेक्चरेट टॉपिक मेरा था वहाँ पे, माय फेवरेट सिटी वाराणसी। तो लेक्चरेट टॉपिक दिया मैंने, तो थोड़ा मेरे को लगा कि ये तो लो लेवल टॉपिक हुआ, लेकिन ये था कि मैंने उस पर पूरा 3 मिनट बोल दिया, कोई माय बात नहीं, फेवरेट वाराणसी। हो जाता है कभी कभी, बाकी तीन टॉपिक्स ही ऐसे अजीब से होते हैं। मैंने भी माय बेस्ट फ्रेंड पे बोला था। हाँ हाँ, मेरे को पता है, आप माय बेस्ट फ्रेंड पे बोल के रिकमेंड हुए, तो मेरे को भी लगा, ओ भाई। मेरे को लगा कि हो गया ये। अच्छा, मेरे वो बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट पार्ट है वो, उसका नाम पौरुष है, तो उसने भी माय बेस्ट फ्रेंड पे ही बोला, सिमरत। अच्छा उसका अच्छा। भी एसएसबी में आया, कोइंसिडेंटली ही इज इन ओटीए राइट नाउ, हम्म। ही गॉट रिकमेंडेड फाइनली। ग्रेट। और और जयंत, थोड़ा ये इस पे स्ट्रेस करते हैं, जो तूने अभी बीच में बोला कि मैंने अपनी जिंदगी रख दी उसके सामने। हाँ, तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि मतलब उसमें था कि जीडी का टॉपिक था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें कि 16 ईयर से कम स्टूडेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं अलाउड करना है। तो उसमें हम लोग को फैक्टर दिया गया था कि स्ट्रेस रीजन है, और दूसरा रीजन था कि इकोनॉमी बेसिक रीजन है, और तीसरा मतलब ऐसे 3 लीड्स दिए हुए थे। तो मैंने स्ट्रेस वाला लीड उठाया कि स्ट्रेस एक मेजर कॉज होता है इसमें नहीं आने का। और बेसिकली जब लोगों को फेलियर दिखता है तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस आता ही है। तो फर्स्टली जो मेरा फेलियर का सिलसिला था, उसमें मतलब मेरे को भी स्ट्रेस आता था, लेकिन फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि आदमी को बहुत पॉजिटिव होना पड़ता नहीं है। वो आदमी पॉजिटिव थे, 10 फेलियर्स में तो आदमी खत्म हो जाएगा। 10 फेलियर्स मतलब वो भी लाइन से एक बीच में, एक कोई मतलब सक्सेस का कोई वो नहीं था, पिन पॉइंट। तो 10 फेलियर लगातार। तो इसका मतलब कि उसमें मतलब कि जो फैमिली का रोल था, मेरे जो फ्रेंड्स का रोल था, और उसके बाद से फिर जो मेरा इंटरनल मोटिवेशन था, एक आदमी का जो डेडिकेशन होता है उसको, मतलब कि उसका मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। और वही मतलब मैंने किया वहां पे, मतलब जीडी में फिर बंदे वही रिपीट कर रहे थे, 1 to 1 point, 1 to 1 point, स्ट्रेस इज दिस। तो मैंने बोला उसमें, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस बस एजुकेशन का नहीं होता, स्ट्रेस कभी कभी पेरेंट्स पे, इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेटस का भी आता है, वो पेरेंट्स पे भी आ जाता है, स्टूडेंट्स पे भी आता है। उसके बाद से जो स्ट्रेस आता है वो आता है जो पीयर प्रेशर होता है दोस्तों के बीच में, चाहे अगर दोस्त अपने ही टाइप के हैं तो वो फिर सोसाइटी का स्ट्रेस आने लगता है। तो मतलब ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रेस रखना पड़ता है, और फिर उसको कैसे ओवरकम करता है आदमी, जो विल पावर होती है उसकी, जो डेडिकेशन होती है, उससे आदमी उसको ओवरकम करता है। तो वो सब पॉइंट्स मैंने रखे थे उसमें। ओके। तो और इंटरव्यू पे आते हैं अब। इंटरव्यू अफसर की दो इंटरव्यू, मतलब ये रिकमेंड वाले जो है, इन हम्म, दोनों में क्या क्या पूछा? कुछ मेमोरेबल तो वो बताना। हाँ कम, थोड़ा बता।
सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू, मेरा जो एनडीए का इंटरव्यू ऑफिसर थे वो एडिशनल आए होता है आई थिंक। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। मैंने फिर पूछा कि कितने बंदे हैं तुम्हारे हॉस्टल में। मैंने बोला बंदे तो 400 हैं। बोले दोस्ती कितनों से हैं? हम बोले कम से कम 200 को तो मैं जानता ही हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। तो बोला अच्छा। बोला अच्छा तुम्हारे रूम में कितने बंदे हैं? मैंने बोला कि मेरे रूम में 4 मेरे रूममेट्स हैं, और उसके बाद से मेरे कुछ अगल बगल पड़ोसी रूममेट्स हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर हम लोग का 10-15 जनों का एक ठोस ग्रुप है। बोले क्या करते हो साथ में? मैंने बोला कैंटीन में खाते हैं। बोले कैंटीन में खाते हो? हम बोले हाँ यही काम है। या तो कैंटीन में खाते हैं तो गार्डन में घूमते हैं। तो बोला अच्छा क्या खाते हो? हम बोले कि वही जो मिल जाता है कैंटीन में। तो बोला कितने रुपए खर्च कर देते हो? मैंने बोला कि 200-250 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो बोले बस 200-250? मैंने बोला हाँ। तो बोले क्या खिलाता हूँ? बोले चाय समोसा। तो बोला अच्छा। बोला कि तो कौन पैसे खर्च करता है? मैंने बोला कि सबका टर्न आता है तो टर्न वाइज आदमी पैसे खर्च करता है। तो बोला ऐसे 10-15 आदमी है तो तुम्हारा तो टर्न 10-15 दिन बाद आता होगा। हम बोले नहीं सर, बीच में 2-3 दिन पे आ जाता है बीच बीच में। बोला क्यों आ जाता है? तो मैंने बोला कि गलती से पर्स लेके चले जाते हैं तो आ जाता है। तो उसको हंसने लगे खूब। बोला गलती से? हम बोले हाँ गलती से। तो उस पे हंसे। Brilliant. तो और उसके बाद से फिर उन्होंने पूछा कि एनडीए की चौथे अटेम्प्ट में निकला। मैंने बोला 5th अटेम्प्ट में। मैंने बोला 4 अटेम्प्ट में क्या किया? तो मैंने बोला गलतियां की। बोला कैसी गलतियां की? तो बोले जो नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरे को सब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या गलतियां मैंने की। तो फिर मैंने बोला कि मतलब कहाँ की? तो मैंने बताया कि रिटर्न में ये वाला पोर्शन थोड़ा गड़बड़ था। तो बोला 4 अटेम्प्ट लग गया तुमको समझने में? हम बोला हाँ सर, एटलीस्ट मेरे को समझ में तो आया कि करना कैसे है। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर टीएस वाला इंटरव्यू तो जनरली बस सीआईक्यू पे निकल गया कि फैमिली के बारे में बताओ, फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर वहां पे भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स हॉस्टल का बात फिर से उठेगा। तो फिर वहां पे पूछा उन्होंने कि तुम्हारा वार्डन तुमको कब पकड़ा है हॉस्टल में? तो मैंने बोला कि लाइट कट जाती है तो खिड़की से बाहर, फिर कमरे के बाहर जो गैलरी में होता है वो बस हम जानते हैं और हमारे दोस्त जानते हैं। तो बोला क्या करते हो? तो गलती से मेरे मुंह से उसक निकल गया कि आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो वो पूछा कि इन व्हाट एक्टिविटीज यू वर इन्वॉल्व। अब तो मेरे को बताना था। वहां पे झूठ भी नहीं बोल सकते थे। झूठ बोलते तो ऑफ कोर्स हॉस्टल में लड़के क्या ही करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि वी शाउट, वी हाउल, वी यूज अब्यूजिव लैंग्वेजेस, एंड आफ्टर दैट वी प्ले भोजपुरी सॉन्ग्स एंड वी डांस इन देम। तो बोला अच्छा अच्छा तो अच्छा। सच सच बता दिया सब कुछ। हाँ मैंने सब सच सच बता दिया। अब वहां पे ऑफ कोर्स अब मुंह पे आदमी कैसे कोई झूठ बोल सकता है? बॉयज हॉस्टल में कोई इतना शांति से, अंधेरे गलियार जब लाइट कट जाए तो अंधेरे में कोई बस जाके बस शांति से कोई खड़ा थोड़े ना हो सकता है। फिर तो फिर वो भी बोले कि वो मतलब स्माइल किया, मतलब पता नहीं क्या उन्होंने, मतलब 30 सेकंड तक लगातार नोट किया। मैंने बोला कि पता नहीं ये या तो अब ये मेरा पूरा कुंडली खा जाएंगे नहीं तो मेरे को कुछ करेंगे। तो फिर लगा कि वो बोला कि अब तो बोल दिया, तो जो बोल दिया वो बोल दिया। तो फिर ऐसे तो मेरा टीएस वाला इंटरव्यू निकल गया। तो मतलब फिर समझ में आया कि जब कॉन्फ्रेंस में घुसा तो फिर पूछा कि सबसे घुसते ही सबसे पहला क्वेश्चन था कि इफ यू गेट रिकमेंडेड इन एनडीए एंड टीएस बोथ व्हाट यू विल चूज। तो ऑफ कोर्स एनडीए आदमी का इन्फेंट्री ज्वाइन करने का ऑफ कोर्स आदमी को मौका मिलता है। इन्फेंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सब इंडिविजुअल्स का। तो मैंने बोला इन्वेंटरी जो में क्या ज्वाइन करना चाहते हो तुम? ऑफ कोर्स सर गोरखा राइफल्स विदाउट एनी। यस सर। गुड, गुड जोश। फिर तो फिर मैंने जो बात था वहां पे बोल दिया। मतलब जितना आदमी सिंप्लिसिटी, जेन्युइन, ऑनेस्ट, उतना उसका पाथ इजियर रहता है। क्योंकि उनके साथ खेलोगे तो फिर वो आपके साथ खेल जाएंगे। तो जितना आदमी सिंपल रहना वहां पे बोलना है। तो फिर मैंने समझ बता गया। दिया। फिर मेरे को लगा कि या तो मेरा मामला क्लियर इन है या तो क्लियर आउट है, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है पूछने का कि दोनों में से कहाँ जाएगा। तो फिर लगा कि चलो कुछ तो होप है, डेलिमा वाले सिचुएशन में नहीं है। तो फिर वो मैंने बोल दिया एनडीए जाऊंगा, टीएस नहीं जाऊंगा। तो फिर बोला ठीक है। फिर उसके बाद से उन्होंने फिर से कॉन्फ्रेंस में भी फिर दोस्तों पे बात उठ गई कि क्या करते हो। मैंने बोला वही कैंटीन में खाते पीते हैं। तो क्या खाते हो? तो जो खाता है वो एक बताया। सेकंड, एक सेकंड, तूने टीएस के इंटरव्यू में बोल दिया मैं टीएस में नहीं जाऊंगा? हाँ मैंने बोल दिया कि मेरा अगर एनडीए में हुआ तो टीएस में नहीं। रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी यार, मतलब इतना तो झूठ कोई, इतना सच कोई नहीं बोलता भाई। बट तो ग्रेट, स्टिल दे रिकमेंडेड यू इवन आफ्टर यू सेइंग कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ स्टिल। और वाह। उसके बाद से फिर क्या कहते हैं कि
फिर वहां पे दोस्तों को बात उठा के क्या करते हो, तो खाते पीते हैं। तो फिर पूछा यहाँ पे गए थे इलाहाबाद में, मैंने बोला हाँ इलाहाबाद में दो दो कैंटीन है, कैफेटेरिया भी है। तो बोला कहाँ गए थे, बोलते यहाँ पे गया था, मतलब पीछे जो मंदिर के पास है। बोला दूसरे वाले पे क्यों नहीं गया, बोला इतने पैसे ही नहीं है 6 टर्म में इतने पैसे खर्च हो गए कि वो वहां पे जाके 150 रुपए की चाउमीन खाए, वहां पे 40 रुपए की मिल रही है। डायरेक्ट बोल दिया वहां पे बहुत महंगी थी, 150 रुपए की थी, यहाँ पे 40 रुपए की मिलती है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वहां पे बोला उस पे फिर ग्रिल किया। फिर बोला कुछ सजेशन दो, बोला नहीं है। तो बोला कुछ दो ही, हम बोले है ही नहीं तो दूं कहाँ से। फिर बोला कि नहीं दो, जो बैंगलोर में नहीं था यहाँ पर हो, चाहे बैंगलोर में था यहाँ पे नहीं हो। मैंने बोला कि शू पॉलिश मशीन नहीं है बैंगलोर, यहाँ पे, वहां पे थी, कम से कम झुकना नहीं पड़ता था, जूता आराम से खड़े खड़े पॉलिश हो जाता था। तो फिर बोला ठीक है हम देखेंगे इसके लिए। तो तेरे को पता चलेगा इंडिया में दिखाएंगे तेरे को है। उसके पहले जो डीब्रीफ होता है, क्लोजिंग एड्रेस होता है डिप्टी प्रेसिडेंट का, उसमें हमने डिस्कस किया था। उन्होंने पूछा एनी सजेशंस, तो हमने बोला था सर शू पॉलिश मशीन होना चाहिए। तो बोला था कि चला तुम फौजी बनने जा रहा हो, तुमको जूता पॉलिश करने के लिए मशीन चाहिए भाई वही मजा चीज आएगा तेरे को। वही चीज फिर मैंने कॉन्फ्रेंस उठा दी। मैंने बोला कि डिप्टी प्रेसिडेंट सर से डिस्कस हुआ है कि शू पॉलिश मशीन। तो बोला अच्छा ठीक है हम उसके लिए देखेंगे। फिर ऐसे उन्होंने वहां से भी टाटा बाय बाय कर दिया। तो फिर मैं अच्छा, वहां फिर इस पे आते हैं रिकमेंडेशन मोमेंट पे। ठीक है, हम्म, जब तेरा नाम लिया तो तेरा क्या रिएक्शन था? और मतलब तेरे को आंखों के सामने हुआ है इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड फेलियर्स? एक मतलब पहले तो एनडीए वाला जो था उसमें क्या था कि जो टेक ऑफिसर थे हम लोग के, वो उन्होंने एक तो सबसे आखिरी में नाम लिया था। उसके बाद से मतलब कि जैसे जैसे अच्छा पहले 40 बंदों का ग्रुप था, पहले के 10 बंदों में से 5 हुए, दूसरों 10 बंदों में से फिर 5 हुए, फिर नेक्स्ट वाले 5 नहीं 4 हुए, फिर नेक्स्ट वाले जो 10 बंदों का ग्रुप था उसमें से फिर 3 हुए, और फिर जो मेरा 10 बंदों का ग्रुप था, अब फिर मेरे को लगा ये तो रेशियो घटता ही जा रहा है। अब इसमें 2 हो गए, इसमें 5, फिर 4, फिर 3, अब हो सकता है 10 में से एक ही लें। तो फिर उसमें से क्या हुआ कि एक चेस्ट नंबर 33 था, उसका नाम लिया। 12 फ्रेशर हो चुके थे ऑलरेडी। अब मेरे को लगा कि अब मेरा कहानी खत्म है, क्योंकि 12 फ्रेशर हो गए और रेशियो जो चल रहा है इनका ग्रुप वाइज सिलेक्शन का, अब हो गया मेरा काम डन। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि चेस्ट नंबर 38 ऑल्सो। तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, निकले। अब 10 बार जो 10 फेलियर्स देखे वो खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं तो फिर लगेज उठाया, और मतलब लग तो रहा ही था हो जाएगा, लेकिन फिर वो हो पेरेंट्स गया। को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मम्मी बहुत खुश थी सबसे पहले तो, और उसके बाद से फिर पापा बोले कि, अब पापा को फीलिंग उस दिन पहली बार खुला, मतलब कि ऐसे मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन उस दिन खुश हो गए कि मतलब चलो स्ट्रिक्ट रहने का कुछ फायदा तो मिला। तो फिर उस दिन खुल के बोले कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो पेरेंट्स यूजुअली बोलते हैं। उसके बाद से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको मैंने फोन किया, तो वो बहुत प्राउड फील किए कि फिर जब चलो। टीएस में रेकमेंड हुआ तो उसके बाद क्या रिएक्शन था? उसके बाद ये तो ठीक हुआ कि चलो भाई अब ठीक है नहीं मतलब। नहीं नहीं, उनको लग रहा था ये चमत्कार कैसे हो रहा है वो सोचते थे तो ये तो साला 6 बार, एक तो वहां फेल, उसके बाद से 4 बार इधर फेल, ये फिर क्या ही चल रहा है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोग जनरली, और हम्म। बिलीव तो होता ही है, लेकिन उनको लगा था चलो इसमें होता है। टीएस की इंटरव्यू तो ऑब्वियसली बहुत, एनडीएस एसएसबी से टफ, क्राइटेरिया भले सेम हो, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत चेंज हो जाता है टीएस में, वो बहुत हाई मिलता है। एक तो पहले सीट कम, वैकेंसी कम, उसके बाद से रिपीटर्स जो पहुंचते हैं टीएस में वो तो देखने ही लायक होती है। तो वो लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ जाता है, इसीलिए टीएस का थोड़ा वो जो क्लियरिंग वो होता है वो बढ़ जाता है। तो मेरे को लग रहा था कि टीएस है, मेरे से लगता है होगा नहीं, चाहे या तो होगा नहीं, नहीं तो परफॉर्म ऐसा ही करेंगे जैसे एनडीएम किए थे, एकदम जेन्युइन क्लियर ऑनेस्ट टू द पॉइंट, विदाउट एनी मिर्च मसाला। वहां पे गए टीएस, वैसा ही परफॉर्म किए। तो फिर पता चला कि कंपटीशन है, लेकिन वो बाकियों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिविजुअल असेसमेंट चल रहा है। तो कंपटीशन, वो कंपटीशन होता है माइंड का, साइड गेम का, जो डर बैठ जाता है दिमाग में कि ये तो रिपीटर है, ये रिपीटर है, इतने टाइम का रिपीटर है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो होगा, वो कंपटीशन होता है वहां पे। तो उस माइंड गेम को जो ओवरकम कर लिया उसके लिए तो काम आसान है। तो फिर मैंने वही किया मुझसे एक वहाँ। चीज मैं पूछना ही भूल गया कि एनडी रिटर्न की तैयारी का स्ट्रेटेजी तो पूछना ही भूल गया। तो तू हाँ हाँ, वो बता थोड़ा ऑडियंस को।
एनडीए रिटर्न का स्ट्रेटेजी सबसे पहले यही है कि पहले तो कौन सी बुक्स और यूट्यूब चैनल्स यूज की ना, वो भी सीधा सीधा बोल देना। हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो मतलब कि पहले के 3 अटेम्प्ट तो मैं वही पाथ फाइंडर इस्तेमाल किया। उसमें मतलब कि अब वो क्या है कि थोड़ा एडिशन उसमें लिमिटेड हो गया, कंटेंट लिमिटेड हो गया है। अब पता नहीं क्यों वो अपना नया एडिशन ला नहीं रहे हैं, क्या फिर हो सकता है लाया हो मैंने अब देखा ना हो। लेकिन उस वक्त उसमें मेरे को लगा थोड़ा कंटेंट लिमिटेड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैंने वो 3 अटेम्प्ट स्किप किए। उसके बाद से Okay. 4th अटेम्प्ट में मेरा मतलब जो यश भटनागर जो मेरा दोस्त था उसने मेरे को सजेस्ट किया था। अब एसएसबी दे के आए थे तो वहां पे रिपीटर से पता चला था कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन पैटर्न तो मिल जाती है, किसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4th अटेम्प्ट मैंने प्रीवियस ईयर भी यूज किया। लेकिन ऑफ कोर्स वही जेई वगैरह में थोड़ा इंडल्ज हो गया था और उसके बाद से एसएसबी भी थी मार्च में, तो प्रैक्टिस लेवल थोड़ा उतना मैचअप नहीं हो पाया था। तो मेरा फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा उससे बिगड़ गया था। और उसके बाद से फिर प्रीवियस ईयर में मतलब कि मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, और जीएटी में कौन सी बुक, पब्लिशर कुछ नाम बोल दे। बुक का नाम था दिशा की थी। उसमें अच्छा, चैप्टर दिशा वाली, हाँ हाँ, दिशा चैप्टर दिशा। वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन थे। और दिशा की जीएटी के भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर थे। और वो लगाया था। तो उससे मतलब कि बेसिकली फायदा हो गया था। और फिर लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस नहीं था प्रीवियस ईयर, मतलब ओवरऑल मॉक प्रैक्टिस नहीं था। और फिर क्या हो गया, 5वें अटेम्प्ट में मैंने सब किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने थे एक तो मतलब चैप्टर्स क्लियर होते जा रहे थे, और प्रैक्टिस बन रही थी कि किस पैटर्न पे किस लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, और इतने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है जो सबसे जरूरी होता है। वो काम क्लियर हो गया। और उसके बाद से मैथमेटिक्स में आदमी कुछ पढ़े या ना पढ़े, मैं तो सबको बोलूंगा स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 महीने पढ़ो और बस यही पढ़ के जाओ। नहीं मन करता मैथ पढ़ने का, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर जरूर पढ़ के जाओ। यार, ये कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चन टाइप्स बदल ही नहीं रहे। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, बाइनोमियल, पर अपना मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं तो बोलता हूँ जिसकी प्रैक्टिस ना हो उसको ना छुए। लेकिन स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल ये मतलब कि 3 चैप्टर है, इसको तो बाय हार्ट मतलब भले कुछ ना करे लेकिन इसको करके जाए। तो वही अर्पित चौधरी सर का यूट्यूब चैनल था, वहां से मैंने ये 3 चीजें की। तो बेसिकली पूरा डाउट क्लियर हो गया स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। और वही गुड। इसीलिए मतलब कि मेरा लेवल ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गया था लास्ट अटेम्प्ट में मैथमेटिक्स का 55 क्वेश्चन। इसीलिए मतलब कि 20-25 क्वेश्चन तो मैंने स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से ही कर लिए, और उसके बाद से रेस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस मैंने इधर उधर से उठा लिए अपने। गुड। तो वो जीएटी में जीएटी में सबसे पहला सीन होता है कि जो अपना इंग्लिश वाला पोर्शन आता है, इंग्लिश वाले पोर्शन पे तो मतलब कि अगर आदमी का एनवायरनमेंट अच्छा है, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, तो बेसिकली कर लेगा। लेकिन अगर किसी की नहीं है, बेसिकली वो कोशिश करे कि इंग्लिश में अच्छे स्कोर आते हैं। जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के वो बहुत आसान होते हैं करने में, और उसके बाद से स्पॉटिंग द एरर भी बहुत आसान होता है। उसके मतलब 4-5 बस फंडामेंटल रूल्स हैं स्पॉटिंग एरर के, उसके बाद से वो आसानी से हो जाते हैं। और अब तो नया पैटर्न भी आ गया होमोनिम्स, होमोफोन्स वर्ड्स का, प्लेन, प्लान, एंड आफ्टर दैट वो एक और था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ये जो सेम टाइप के वर्ड्स होते हैं, इनको अगर ये मोटे मोटे 10-15 शब्द आदमी जान जाए, ईडीएम फ्रेजेस आदमी याद कर सकता है, तो हार्डली आदमी 100 मार्क्स तो इजीली सिक्योर कर ही लेता है इंग्लिश में। तो ऐसे आदमी सिनोनिम एंटोनिम से बचा था। और सिनोनिम एंटोनिम ऐसा भी नहीं है कि 10 के 10 नहीं आएंगे, उसमें से भी आदमी 2-3 तो ऐसा होता है जनरली डे टू डे लाइफ में आदमी अपना यूज करता है। तो ऐसे इंग्लिश में स्कोरिंग थोड़ा आसान हो जाता है, 110 मार्क्स तक तो वो आराम से कर लेता है। और उसके बाद से अगर साइंस का स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो उसको आनी ही चाहिए, अनडाउटेडली आनी चाहिए। और अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं आ रहा, लेकिन सोशल और करंट अफेयर्स उसका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरा प्लस पॉइंट था मेरी फिजिक्स, बायो और जियोग्राफी। तो मैंने इन तीनों में अपना अच्छा स्कोर किया। और मतलब कि यहाँ से मैंने मतलब कि 160 170 अराउंड नंबर उठाए, और 100-110 नंबर मैंने इसमें उठाए इंग्लिश में। तो टोटल मेरे जीएटी में 260 270 अप्रोक्स बन गए। और उसके बाद से मैथ्स में मैंने वही 50-55 क्वेश्चंस किए थे। और मतलब कि उसमें भी मेरे मतलब फिर क्वेश्चन गलत ही हुए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भले आता है लेकिन उसमें अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर प्रोबेबिलिटी गलत भी हो जाएगी, ये भी एक है। लेकिन अगर वही इसीलिए मैंने बोला 2 महीने पहले से प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू कर दे, और वो पढ़ेगा तो उसका गारंटी प्रोबेबिलिटी में सारे क्वेश्चन बनेंगे, सब सही सही हो जाएंगे।
तो Good. प्रोबेबिलिटी, तो इससे थोड़ा मेरा मैथ्स का जो स्कोर था थोड़ा डाउन आ गया, तो उसमें अप्रोक्स 80-85 बना ही मेरा मैथ्स में इस बार, तो Great. उससे मैथ्स क्लियर गया। Great. Thank you so much, Jayant, for coming on our platform and sharing your experiences. जाने से पहले एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? सर अभी याद ही नहीं आ रहा। ये गलत किया है तूने। तू पहले बोलता है तूने बहुत वीडियोस देखे, फिर अरे तेरे को सर पता ही नहीं मैं क्या पूछता हूँ। अरे सर सही में देखिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बनने का पार्ट तो वीडियो से ही शुरू होता है, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल रिसेंटली आपका वो वाला वीडियो देख रहा था, क्या कहते हैं, एक हमें मतलब एक वो भैया जो है ओटीए से जो काविश भैया, हाँ, काविश जावेद सर। भैया, उनसे मैं एक बार मिल चुका हूँ पहले का, तो मैं अच्छा, okay. हाँ हाँ, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो फिर मैंने देखा कि अरे ये कहाँ से, तो मैंने उनका वीडियो खोला, उसके बाद से मैंने तो सब देखे सर, TS AIR 1 से लेके अभी क्या डेमो अभी थोड़ा दिमाग में नहीं, अभी थोड़ा कॉलेज का भी सीन है, और थोड़ा एक्साइटेड लेवल भी हाई। रहने दे। लास्ट क्वेश्चन, you are someone who has seen failure, ठीक है? यस सर, Written, SSB, screen out, conference out, सब देखा है तूने? थ्री तो टाइम what your स्क्रीन आउट, हाँ 3 टाइम कंटिन्यूअसली स्क्रीन आउट। 3 times continuously screen out, तो you have seen failures, तो what's your suggestion to the guy या बंदी out there who's preparing, कहीं ना कहीं उसका रह रहा है, तो उस बंदे को, उस एस्पिरेंट को क्या तेरा मैसेज है? तो सबसे पहली बात, फुल प्रिपरेशन होनी चाहिए, और अच्छा गाइडेंस के लिए अच्छा टीचर भी होना चाहिए। अगर कोई बढ़िया अगल बगल कोई एसएसबी का इंस्टीट्यूट है, रिटन का इंस्टीट्यूट है, तो अनडाउटेडली वहां पे जाना चाहिए। मेरे को तो दी बेस्ट अफ्पा लगा, तो मैं अफ्पा गया, 100% देना ही था। और सबसे पहली बात, आदमी को जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां पे हमेशा अपना एक एम डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जो सबकॉन्शियस में रहेगा वैसा इन्वायरमेंट बन जाता है, तो फिर आदमी एक्शन भी उसी अकॉर्डिंगली लेता है, तो फिर अल्टीमेटली वो आदमी को डेडिकेटेड और मोटिवेटेड, कितना भी फेलियर आएगा उसको लगेगा कि जस्ट पेबल्स इन द पाथ, तो वो करके निकल जाएगा वो। इंटेलेक्चुअल है यार तू तो। यस सर, ये फेलियर्स का ही नतीजा है इंटेलेक्चुअल बनने का, ओके, ग्रेट। और ये थैंक यू WAT सो में भी मच। हेल्प कर दिया मेरे हाँ, को। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये चीज मेरे को WAT में भी हेल्प कर दी बहुत ज्यादा। Good, Josh. Thank you so much, Jen, for coming on our platform. We wish you all the best for your journey in NDA, OTA, wherever you wish to go. ठीक है? यस, And just do well and keep your head down and do what your ustads and instructors are telling you to do. ठीक है? यस, बाकी अपना ध्यान रखना, चोट मत खाना, बाकी सब हो जाएगा दोस्तों के साथ, एंड हंसते रहना, हमेशा निकल जाएगा हार्ड टाइम। ऑल्सो टू द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, 100 के करो जल्द से जल्द, ठीक है? 98 हो गया है। बहुत पास आ गए हम, 98,000 कुछ हैं अभी सब्सक्राइबर्स, तो करो भाई, प्लीज प्लीज जल्दी करो यार, इसको जल्दी 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 करो, ठीक है? 2.5 साल से वेट कर रहा हूँ, प्लीज यार, हो प्लीज। जाएगा सर, आप ठीक है? 20,000 फॉलोअर थे तब से मैंने देखना शुरू किया है, तो अभी तो कहाँ से, 90, कहाँ से? 20,000 फॉलोअर्स थे 20,000, माय गॉड, तब, बहुत पहले की बात है वो तो। बहुत पहली बात है, बट तब ग्रेट। देख, और हर साल के मतलब AIR 1 हाँ, उसके बाद एयर वन तो लकीली आ ही जाते हैं चैनल के ऊपर। स्टार्टिंग में बोलते थे कि, मतलब बोलते नहीं थे, छोटा चैनल है उनको लगता होगा, लेकिन फिर अब तो कोई मना जनरली नहीं आता। अनुराग, रूबिन, और सब अभी पिछला वाला क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया। अंतरिक्ष, अ- TS अंतरिक्ष तो टीएस TS, हाँ एयर वन था, टीएस और सीडीएस अर्पित, हाँ, संदीप, बहुत एयर वन आ गया अब तो चैनल के ऊपर। हाँ, सो ग्रेट यार, अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब्सक्राइब करो भाई, 100 के करो, दोस्तों से करवाओ प्लीज, ठीक है? चलो, यस, चलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ब्रदर, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू।